चेतावनी और डिस्क्लेमर। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे दुनिया की सबसे कुख्यात और खतरनाक किताबों में से एक माना जाता है। इस किताब का नाम है माइन काम्फ, जिसका हिंदी में मतलब है मेरा संघर्ष। इसे लिखा था 20वीं सदी के सबसे क्रूर तानाशाह अडोल्फ हिटलर ने। यह वीडियो बनाने का हमारा मकसद किसी भी तरह से हिटलर की घृणित विचारधारा का प्रचार करना नहीं है, बल्कि अकादमिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये समझाना है कि कैसे एक किताब ने दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध और होलोकॉस्ट, यहूदियों के नरसंहार जैसी भयावह त्रासदियों की आग में झोंक दिया। इस किताब में लिखे गए विचार नस्लवादी, यहूदी विरोधी और पूरी तरह से अमानवीय हैं और हम उनकी कड़ी निंदा करते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल शैक्षिक है ताकि हम इतिहास की गलतियों से सीख सकें और ये सुनिश्चित कर सकें कि ऐसा दोबारा कभी न हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब के पन्नों में छिपे जहर और उसके पीछे की सोच को समझना। भाग 1, माइन काम्फ की पृष्ठभूमि। ये किताब क्यों लिखी गई? माइन काम्फ सिर्फ एक किताब नहीं है, ये अडोल्फ हिटलर की आत्मकथा, उसकी राजनीतिक विचारधारा और नाजी पार्टी के लिए एक घोषणा पत्र का मिश्रण है। हिटलर ने इसे तब लिखना शुरू किया जब वो 1924 में जेल में बंद था। उसे बियर हॉल पुच नामक एक असफल तख्तापलट की कोशिश के लिए गिरफ्तार किया गया था। जेल में रहते हुए उसने इस किताब का पहला खंड लिखा और दूसरा खंड जेल से रिहा होने के बाद 1926 में प्रकाशित हुआ। शुरुआत में ये किताब ज्यादा लोकप्रिय नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे हिटलर और नाजी पार्टी की ताकत बढ़ती गई, ये किताब जर्मनी में एक तरह की बाइबल बन गई। नाजी शासन के दौरान हर नवविवाहित जोड़े को इसकी एक प्रति सरकार की तरफ से दी जाती थी। इसकी करोड़ों प्रतियां बिकीं और इसने हिटलर को एक अमीर आदमी बना दिया। ये किताब हमें हिटलर के दिमाग के अंदर झांकने का एक भयानक मौका देती है। ये दिखाती है कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति नफरत, नस्लवाद और कट्टर राष्ट्रवाद की विचारधारा से भरकर एक राक्षस बन गया। भाग 2, हिटलर की कहानी, एक तानाशाह का उदय। किताब का पहला हिस्सा हिटलर की आत्मकथा पर केंद्रित है। हालांकि इसे एक सच्ची आत्मकथा नहीं माना जा सकता, क्योंकि हिटलर ने इसमें कई घटनाओं को तोड़ मरोड़कर और अपनी छवि को बेहतर बनाने के लिए प्रस्तुत किया है। बचपन और वियना के दिन। हिटलर अपने बचपन के बारे में लिखता है जो ऑस्ट्रिया में बीता। वो एक साधारण परिवार से था और उसके अपने पिता से संबंध अच्छे नहीं थे। उसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा एक कलाकार बनने की थी। इसी सपने को लेकर वो वियना गया, जो उस समय कला और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र था। लेकिन वियना अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स ने उसे 2 बार दाखिला देने से मना कर दिया। ये उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। वियना में बिताए गए साल उसके लिए बेहद कठिन थे। वो गरीबी में रहा और छोटे मोटे काम करके गुजारा करता था। हिटलर अपनी किताब में दावा करता है कि यहीं पर उसकी यहूदी विरोधी एंटीसेमिटिक भावनाएं पैदा हुईं। वो लिखता है कि उसने वियना की बहुसांस्कृतिक आबादी को देखा और ये मानने लगा कि यहूदी लोग जर्मन संस्कृति और अर्थव्यवस्था को नष्ट कर रहे हैं। उसने मार्क्सवाद और लोकतंत्र को भी यहूदी साजिश का हिस्सा मानना शुरू कर दिया। इतिहासकार मानते हैं कि हिटलर ने इन बातों को बढ़ा चढ़ाकर लिखा है ताकि वो खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश कर सके जिसने बहुत पहले ही सच्चाई को देख लिया था। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो हिटलर जर्मन सेना में शामिल हो गया। युद्ध के मैदान ने उसे एक मकसद दिया। वो एक बहादुर सैनिक था और उसे बहादुरी के लिए आयरन क्रॉस मेडल भी मिला। युद्ध में जर्मनी की हार और उसके बाद हुई वर्साई की संधि, ट्रीटी ऑफ वर्साई, ने उस पर गहरा आघात किया। इस संधि की शर्तें जर्मनी के लिए बहुत अपमानजनक थीं और हिटलर जैसे कई जर्मन लोगों का मानना था कि जर्मनी को धोखा दिया गया है। उन्होंने पीठ में छुरा घोंपने, स्टैब इन द बैक की कहानी पर विश्वास किया, जिसमें यह कहा गया कि जर्मनी युद्ध नहीं हारा, बल्कि देश के अंदर के गद्दारों, यहूदियों, समाजवादियों और नेताओं ने उसे आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया। ये गुस्सा और अपमान की भावना उसके राजनीतिक जीवन का आधार बनी। युद्ध के बाद वो म्यूनिक चला गया और वहीं से उसने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की, जो आगे चलकर नाजी पार्टी के रूप में दुनिया के सामने आया। भाग 3, नाजी विचारधारा की नींव, नफरत का घोषणा पत्र। माइन काम्फ का सबसे खतरनाक और महत्वपूर्ण हिस्सा उसकी विचारधारा है। ये वो हिस्सा है जिसने लाखों लोगों के नरसंहार की नींव रखी। 1, नस्लीय सिद्धांत, रेशियल थियरी। हिटलर का मानना था कि मानवता विभिन्न नस्लों में बटी हुई है और ये सभी नस्लें बराबर नहीं हैं। उसके अनुसार आर्यन नस्ल, आर्यन रेस, विशेष रूप से जर्मन लोग, दुनिया की सबसे श्रेष्ठ मास्टर रेस, हेरेनवॉल्क है। उसका मानना था कि आर्यन नस्ल ही संस्कृति, कला और विज्ञान की निर्माता है। इसके विपरीत उसने दूसरी नस्लों को हीन, इंफीरियर माना। उसने यहूदियों और स्लाविक लोगों जैसे रूसी, पोलिश को सबसे निचले पायदान पर रखा। उसका मानना था कि नस्लों के बीच मिश्रण से नस्लीय शुद्धता नष्ट हो जाती है और ये किसी भी महान सभ्यता के पतन का कारण बनता है। इसलिए जर्मन नस्ल को शुद्ध बनाए रखना उसका परम लक्ष्य था। 2, यहूदी विरोध, एंटीसेमिटिज्म। माइन काम्फ का केंद्रीय तत्व उसकी यहूदियों के प्रति गहरी और अंधी नफरत है। हिटलर यहूदियों को एक धर्म के रूप में नहीं, बल्कि एक नस्ल, रेस के रूप में देखता था।
उसके अनुसार यहूदी नस्ल एक परजीवी पैरासाइट की तरह है जो दूसरी सभ्यताओं का खून चूसकर जिंदा रहती है। उसने अपनी किताब में यहूदी लोगों के खिलाफ कई झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए। अंतर्राष्ट्रीय साजिश। उसने दावा किया कि यहूदी लोग दुनिया पर कब्जा करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश रच रहे हैं। वे पूंजीवाद कैपिटलिज्म और साम्यवाद कम्युनिज्म दोनों का इस्तेमाल करके राष्ट्रों को कमजोर करते हैं और फिर उन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। जर्मनी के दुश्मन। उसने जर्मनी की सभी समस्याओं, प्रथम विश्व युद्ध में हार, आर्थिक संकट और नैतिक पतन माइनस के लिए यहूदियों को जिम्मेदार ठहराया। नस्लीय अपवित्रता। उसने कहा कि यहूदी लोग आर्यन नस्ल की लड़कियों से शादी करके और संबंध बनाकर जर्मन खून की शुद्धता को भ्रष्ट कर रहे हैं। ये भाषा और सोच बेहद जहरीली थी। उसने यहूदियों को इंसान के दर्जे से गिराकर एक कीड़े या बीमारी की तरह पेश किया जिसे खत्म करना जरूरी था। यही सोच आगे चलकर होलोकॉस्ट का कारण बनी, जिसमें 60 लाख से ज्यादा यहूदियों का योजनाबद्ध तरीके से नरसंहार किया गया। 3. लेबेंसराउम रहने की जगह। हिटलर की विदेश नीति का आधार लेबेंसराउम का सिद्धांत था, जिसका मतलब है रहने के लिए जगह। उसका मानना था कि जर्मनी की बढ़ती आबादी और उसकी महानता के लिए उसे और ज्यादा जमीन की जरूरत है। ये जमीन उसे पूर्वी यूरोप, खासकर पोलैंड और रूस को जीतकर मिलनी थी। उसका प्लान था कि इन इलाकों से स्लाविक आबादी को हटा दिया जाए या उन्हें गुलाम बना लिया जाए और वहां जर्मन लोगों को बसाया जाए। ये सिद्धांत सीधे तौर पर दूसरे विश्व युद्ध और पूर्वी यूरोप पर नाजी जर्मनी के बर्बर आक्रमणों का कारण बना। 4. लोकतंत्र और मार्क्सवाद का विरोध। हिटलर संसदीय लोकतंत्र से सख्त नफरत करता था। वो इसे कमजोर, अक्षम और भ्रष्ट मानता था। उसका मानना था कि बहुमत का शासन एक मूर्खतापूर्ण विचार है, क्योंकि भीड़ हमेशा गलत निर्णय लेती है। इसके बजाय उसने फ्यूरर सिद्धांत, फ्यूरर प्रिंसिप का समर्थन किया, यानी एक अकेला सर्वशक्तिमान नेता जो बिना किसी सवाल के पूरी कौम का नेतृत्व करे। वो खुद को वही नेता मानता था। वो मार्क्सवाद और साम्यवाद का भी कट्टर दुश्मन था, क्योंकि ये वर्ग संघर्ष की बात करता था, जबकि हिटलर नस्लीय एकता पर जोर देता था। वो इन दोनों विचारधाराओं को भी यहूदी साजिश का हिस्सा मानता था। भाग 4. सत्ता हासिल करने का ब्लूप्रिंट, प्रोपेगेंडा और मनोविज्ञान। माइन काम्फ सिर्फ नफरत भरी विचारधारा का पुलिंदा नहीं है, बल्कि ये सत्ता पर कब्जा करने और उसे बनाए रखने के तरीकों का एक मैनुअल भी है। हिटलर ने जनता के मनोविज्ञान को नियंत्रित करने के लिए प्रोपेगेंडा के इस्तेमाल पर बहुत जोर दिया। उसके प्रोपेगेंडा के कुछ प्रमुख सिद्धांत थे। सरल और भावनात्मक। प्रोपेगेंडा बुद्धिजीवियों के लिए नहीं, बल्कि आम जनता के लिए होना चाहिए। इसलिए संदेश बहुत सरल, सीधा और भावनात्मक होना चाहिए। उसे लोगों के दिमाग से ज्यादा उनके दिलों को निशाना बनाना चाहिए। झूठ का इस्तेमाल। हिटलर का मानना था कि एक बड़ा झूठ अगर उसे लगातार दोहराया जाए तो लोग उसे सच मानने लगते हैं। द बिग लाई थ्योरी। उसने सच्चाई की परवाह किए बिना बड़े बड़े झूठों का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को बदनाम किया। एक दुश्मन पर निशाना। उसने सिखाया कि जनता को एकजुट करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उनकी सभी समस्याओं के लिए किसी एक दुश्मन को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए। नाजियों के लिए वो दुश्मन यहूदी थे। प्रतीकों और भाषणों का महत्व। हिटलर जानता था कि प्रतीक जैसे कि स्वास्तिका, विशाल रैलियां और जोशीले भाषण जनता पर गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालते हैं। उसने इन सभी चीजों का इस्तेमाल करके एक ऐसा माहौल बनाया जहां लोग बिना सोचे समझे उसके पीछे चलने लगे। राज्य का पूर्ण नियंत्रण। हिटलर एक ऐसे टोटालिटेरियन यानी सर्वाधिकारवादी राज्य की कल्पना करता था जो नागरिकों के जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करे। शिक्षा, प्रेस, कला, अर्थव्यवस्था, सब कुछ। व्यक्ति का कोई महत्व नहीं था, केवल राज्य और नस्ल ही सर्वोपरि थे। ये ब्लूप्रिंट दिखाता है कि हिटलर सिर्फ एक कट्टरपंथी नहीं, बल्कि एक चालाक और धूर्त राजनीतिज्ञ भी था जो जानता था कि लोगों की भावनाओं और असुरक्षाओं का फायदा कैसे उठाया जाता है। भाग 5. माइन काम्फ का प्रभाव और विरासत। माइन काम्फ के प्रकाशन के बाद जो हुआ वो इतिहास का एक काला अध्याय है। इस किताब में लिखी गई बातें सिर्फ पन्नों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि वे नाजी जर्मनी की सरकारी नीति बन गई। होलोकॉस्ट का आधार। इस किताब में यहूदियों के खिलाफ जो नफरत फैलाई गई, उसने सीधे तौर पर उन कानूनों और नीतियों को जन्म दिया जिन्होंने यहूदियों को उनके नागरिक अधिकारों से वंचित किया और अंततः उनके सुनियोजित नरसंहार का मार्ग प्रशस्त किया। द्वितीय विश्व युद्ध की वजह। लेबेंसराउम की अवधारणा ने हिटलर को पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और सोवियत संघ पर आक्रमण करने का वैचारिक आधार प्रदान किया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, जिसमें करोड़ों लोग मारे गए। तानाशाही का प्रतीक। आज भी माइन काम्फ दुनिया भर में नस्लवाद, फासीवाद और तानाशाही का प्रतीक बनी हुई है। ये किताब एक चेतावनी है कि कैसे शब्दों और विचारों का इस्तेमाल विनाशकारी हथियार के रूप में किया जा सकता है। कई देशों में आज इस किताब के प्रकाशन पर प्रतिबंध है या इसे विशेष ऐतिहासिक टिप्पणियों के साथ ही बेचा जा सकता है ताकि लोग इसके खतरनाक विचारों के प्रभाव में न आए। निष्कर्ष। तो दोस्तों, माइन काम्फ क्या है? ये एक हारे हुए सैनिक और असफल कलाकार के मन की कुंठा, नफरत और पूर्वाग्रहों का दस्तावेज है। ये एक घोषणा पत्र है जिसने नस्लीय श्रेष्ठता के नाम पर दुनिया को सबसे भयानक युद्ध और नरसंहार में धकेल दिया।
ये प्रोपेगेंडा और मनोवैज्ञानिक हेरफेर का एक ब्लूप्रिंट है जिसका इस्तेमाल करके एक पूरी कौम को नफरत की आग में अंधा कर दिया गया। इस किताब को पढ़ना या इसके बारे में जानना इसलिए जरूरी नहीं है कि हम हिटलर के विचारों को अपनाएं, बल्कि इसलिए जरूरी है ताकि हम ये समझ सकें कि नफरत की विचारधारा कैसे जन्म लेती है, कैसे फैलती है और कैसे ये मानवता को विनाश के कगार पर ले जा सकती है। माइन काम्फ हमें सिखाती है कि आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग, सहिष्णुता, टॉलरेंस और मानवाधिकारों का सम्मान कितना जरूरी है। ये हमें याद दिलाती है कि जब भी कोई नेता या समूह किसी एक समुदाय को सारी समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराए तो हमें सावधान हो जाना चाहिए। इतिहास की सबसे बड़ी सीख यही है कि हम उससे सीखें ताकि उन भयानक गलतियों को फिर कभी न दोहराया जाए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि इस खतरनाक विचारधारा की सच्चाई सब तक पहुंच सके। धन्यवाद।